हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेबिट गुरु में आपका स्वागत है। ठीक है, ये हमारा डेबिट गुरु का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको पीएसयू से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आपके नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पीएसयू का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो आप मेरा ये लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बहुत सारे लोगों के सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट्स के नेम तो अलग हैं, लेकिन इनका सिलेबस एक ही होता है। इसलिए मैंने इनके हेडिंग में तीनों नाम मेंशन कर दिया है कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है मतलब हमारा क्या होता है, नाम होता है। किसी भी चीज़ का नाम होता है तो वो कहीं ना कहीं से आया होता है। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं तो उससे क्या होता है, वो उनको ये दिमाग में कहीं होता है या वो पहले सुने होते हैं या वो कहीं जाते हैं, वो चीज़ का उन पर कुछ इफ़ेक्ट्स होता है, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो उस चीज़ से, तो वो हमारा नाम रख देते हैं। तो यही बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स जो नेम है वो कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा एक जो ग्रीक वर्ड है यूकोनोमिया, ठीक है, उससे आया है हमारा ये वर्ड। ठीक है, जिसका यूकोनोमिया का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि घर की जितनी भी चीज़ें होती है मतलब एक हाउस होल्ड अपने आप को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेनली हम यही पढ़ेंगे कि हमारी कितनी इनकम है और उसके हिसाब से हम कितने एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि हम 1000 रुपये कमा रहे हैं, जो 1000 में हम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब, जो कि वर्ड ग्रीक वर्ड यूकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, कि एक घर गृहस्थी को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, जो भी हमारे रिसोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब रिसोर्स का मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमारी इंडिया में या जो बाहर से इंपोर्ट होती है वो चीज़ें क्या होती है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, खाने की आइटम हुई, वो सारी चीज़ें क्या है, एक लिमिटेड है। ठीक है, कोल है, पेट्रोल है, जो भी चीज़ें हैं जैसे, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक स्केयर्स होती है, मतलब कम होती हैं। कम का मतलब ये नहीं होता, स्केयर्स का मतलब कम नहीं होता, मतलब वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, जितना मतलब 1 टन है तो वो 1 टन ही रहेगा। ठीक है, 100 किलो है तो 100 किलो ही रहेगा। उसमें हम वो 100 किलो का कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने अच्छे से यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि हम 1000 रुपये कमाते हैं, उसमें क्या है, हमें पता है कि हम महीने में 1 किलो दाल लाएंगे। ठीक है, 1 किलो दाल ले आए, अब वो 1 किलो दाल को हमें महीने में कितने अच्छे तरीके से खाना है, हम कब कब खाएंगे कि वो पूरा दाल हमारा महीने भर चल जाए। ठीक है, तो दाल तो हमारे पास स्केयर्स था, मतलब कि वो लिमिटेड था, 1 किलो ही था, लेकिन हमें उसको चलाना क्या था, 1 महीने तक चलाना था। और जिसमें से हमें दाल बनाना था, हमें कुछ उसके और डिशेस बनाने थे, तो हम हर जगह क्या कर रहे थे, उसका एक प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे थे ताकि वो दाल हमारा क्या हो जाए, 1 महीना चल जाए। ठीक है, Economics is a science that studies human behaviors which aims at allocation of scarce resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize its social welfare। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स को हम लोग एक तरीके से साइंस भी बोलते हैं। किस तरीके का साइंस बोलते हैं, जो कि हम लोग इंडिविजुअल्स की ह्यूमंस का क्या समझता है, बिहेवियर समझने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसा बिहेवियर समझता है, ताकि वो हमारे नेचर को जान सके, हमें अच्छे से जान सके, और फिर जो भी उसके पास स्केयर्स रिसोर्सेज है, ठीक है, मतलब कॉटन हुआ, पेट्रोल हुआ, स्केयर्स रिसोर्सेज मतलब ऑल द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया। ठीक है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सब का क्या कर सके, वो एलोकेशन कर सके। जब तक वो हमें नहीं समझेगा तब तक वो हमें चीज़ें कैसे देगा। ठीक है,
तो वही होता है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, हम इंडिविजुअल्स को समझता है ताकि जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं इंडिया में उन सब का क्या हो सके, बंटवारा, आप लोगों के वर्ड्स में सिंपल बोलेंगे तो बंटवारा अच्छे से कर सके ताकि सबको क्या कर सके, उसका बेनिफिट मिल सके। जैसे कि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर्स हैं तो हम क्या चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें मिले और हम अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी नीड को पूरा कर सके, ठीक है। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, ठीक है, तो उसकी भी सेटिस्फैक्शन पूरी होनी चाहिए। और जो सोसाइटी है वो क्या चाहेगी कि जो सोशल वेलफेयर हो, उसी रिसोर्सेज से जो सोशल वेलफेयर हो, मतलब जनता की सेवा हो, वो भी क्या हो, अच्छे से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी जो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। जैसे वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से और जेएस मिल, ये 4 लोगों ने हमारी वेल्थ डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन किया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, ये हमें किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। तीसरी है हमारी स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो हमें एल रॉबिन्स ने दिया है। फिर है वॉल्टलेस डेफिनेशन जो कि हमें जेके मेहता ने दिया है। फिर है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो कि हमें हेनरी स्मिथ, सैमुअल्सन और केजी सेठ ने दिया है, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को एक एक करके और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला डेफिनेशन हमारा क्या है, वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन हमें किसने किसने दिया है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से और जेएस मिल ने दिया है, ठीक है। तो वेल्थ डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है क्या है, वो साइंस का एक खजाना है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, खजाना, प्रॉपर्टी जो भी हमारी होती है, तो वो साइंस का खजाना उसको बोला गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक वॉज रिगार्डेड एज द साइंस विच स्टडीज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। इट डील्स विथ एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ, ठीक है। एडम स्मिथ के थ्रू क्या हुआ, इकोनॉमिक्स को ऐसा माना गया है, ठीक है। एडम स्मिथ के थ्रू क्या है, इकोनॉमिक्स को एक ऐसा साइंस माना गया है जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जितना भी कितना वेल्थ विद इन अ ईयर प्रोड्यूस हुआ है, मतलब लोगों ने सबने मिलके कितना एक वेल्थ, धन मतलब प्रोड्यूस किया और कितना उसमें से कंज्यूम किया, ठीक है, मतलब कितना उसमें से खुद के लिए यूज़ कर लिया। इट डील्स विथ एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ। इसका मतलब होता है ये मेनली किस चीज़ों से डील्स करता है इकोनॉमिक्स, कि कितना लोगों ने वेल्थ मतलब धन कमाया, कितना उसमें से संभाल के रखा और कितना उसमें से खर्च कर दिया, ठीक है। JB says, FF Walker, B Price, J.E. Cranes and many other economics follows, ठीक है। यही थ्योरी क्या है, ये सब भी फॉलो करते हैं और करते आ रहे थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, अब वेल्थ की डेफिनेशन तो हमने देखी, लेकिन अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, वेल्थ इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस, इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेल्थ। इट स्टडीज हाउ डज अ मैन प्रोड्यूस वेल्थ फॉर कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। इसमें बोला गया है कि मेन वेल्थ है, जो हमारा वेल्थ है मतलब पैसा, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी या जो भी हमारे पास धन होता है उसको मतलब एक सेंट्रल पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। विदाउट वेल्थ हमारा इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिक्स ही वेल्थ है, इकोनॉमिक्स को ही हम लोग एक धन मानते हैं, ठीक है। धन नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं, पैसे नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं, ठीक है। ये किस चीज़ की स्टडी करता है कि जो पर्टिकुलर मैन है वो कैसे पैसे की उत्पत्ति करता है, कैसे वो उसको प्रोड्यूस करता है, कैसे वो उसको कंज्यूम करता है, अपने लिए उसको यूज़ करता है, कैसे वो दूसरों से उसको एक्सचेंज करता है और वो कैसे लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है, ठीक है। तो ये हमारे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। दूसरा है हमारा इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन। According to Adam Smith, every man is an economic man. All the actions of a man are guided by his self-interest and rational behavior.
ठीक है। इसमें बोला गया है, एडम स्मिथ ने ये बोला है कि जो भी हर इंसान है इस दुनिया का, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उसको हमने क्या माना है कि इकोनॉमिक मैन माना है, कि वो कमाता है और अपने जो भी सेटिस्फेक्शन होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, उसके जितनी भी एक्शंस होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए होते हैं, उसके जो भी चाहते होती है उसको पूरा करने के लिए होती हैं। ठीक है, और हम जो उसको गाइड भी करते हैं तो उसके सेल्फ इंटरेस्ट या उसके जो बिहेवियर होता है उन्हीं चीज़ों को देख के हम उसको गाइड करते हैं कि वो एक इकोनॉमिक मैन है या नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक मैन मतलब वो कमाता है, वो वेल्थ इकट्ठा करता है, वो वेल्थ को कंज्यूम करता है, वो उसको एक्सचेंज करता है, वो उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट आर नॉट म्यूचुअली कंट्राडिक्टेड। जो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं और जो सोशल इंटरेस्ट होते हैं वो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कंट्राडिक्ट नहीं होते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एवरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड इन सोशल इंटरेस्ट। दीज इंटरेस्ट आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग बट आर हेल्पफुल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और जो सोशल इंटरेस्ट होता है, ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से कंट्राडिक्ट, कभी मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाते हैं। एडम स्मिथ ने यही बोला है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो सोशल इंटरेस्ट है ये दोनों एक दूसरे से एक्यूमुलेटेड होता है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्फ्लिक्टिंग नहीं, कभी भी कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही बल्कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हम टीचर है, ठीक है, हम टीचर है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है, और उसमें सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, लोगों को भी मदद मिल रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को परेशानी तो हो नहीं रही है, कोई एक दूसरे को कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन बल्कि एक दूसरे के लिए दोनों हेल्पफुल है। हमें भी जो भी अपनी इनकम हो रही है मिल रही है, और बच्चे क्या है, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है क्या, इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट आर नॉट म्यूचुअली कंट्राडिक्टेड। ठीक है, फिर एक क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशंस। अब इसके कुछ डीमेरिट्स, जिस चीज़ के मेरिट्स होते हैं ऑफकोर्स सी बात है उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म वेल्थ डेफिनेशंस का क्या बोला गया है, मोर इम्पॉर्टेंट टू वेल्थ दैट देन मैन। ठीक है, दीज डेफिनेशंस हैव एम्फोसाइज मोर इम्पॉर्टेंस अपॉन वेल्थ बाय स्टेटिंग दैट वेल्थ जनरेशन इज द सोल पर्पज ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेल्थ, पैसे को दी गई है। ठीक है, इस डेफिनेशंस में खाली ज़्यादा जोर किस चीज़ों पे, पैसे पे डाला गया है कि एक लाइफ का मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। ठीक है, ये इसका एक क्या है, डीमेरिट है। ठीक है, क्रिटिसिज्म इस पे किया गया है। इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन इज अनजस्ट। Assumptions of classical economists that human activities are guided by economic factors only and not by non-economic factors like religion, culture, social values and tradition is unjust। ठीक है, इसमें बोला गया है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, मतलब पूरा मतलब उनके साथ फेयर एक जजमेंट जो होता है उनको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक लोगों को सिर्फ उसके इकोनॉमिक बेसिस पे ही जज किया जा रहा है। अगर वो पैसा कमाता है तो एक वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है, वरना नहीं है। ठीक है, इसमें उनको नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि रिलीजन, कल्चर, उनके सोशल वैल्यू शायद बहुत अच्छे हो, उनके ट्रेडिशन, इन चीज़ों से उनको जज नहीं किया जा रहा है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक अनजस्ट है। अनजस्ट का मतलब कि उनके लिए ये फेयर नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ नहीं है। Narrow meaning of wealth. Narrow meaning of wealth. These definitions have narrowed the scope of economics by considering only the material goods. Economics should include service also, like that the doctors, teachers, engineers, advocates, etc. ठीक है, इसमें wealth की definition बहुत एक छोटे में बताई गई है, बहुत narrow scope में बताई गई है। जैसे कि सिर्फ इसमें क्या किया गया है, एक goods को, मतलब जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं सिर्फ उसको ही इसमें क्या किया गया है, लिया गया है। जबकि हमारी इकोनॉमिक्स में और भी बहुत चीज़ें आती है। ठीक है, वेल्थ के डेफिनेशन में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोफेशन आता है, सर्विसेज आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, इनकम अर्न कर रहे होते हैं, और इनकी इनकम भी हमारे जो होती है नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है। तो यही बोला कि यहाँ पे जो वेल्थ की डेफिनेशन बहुत कम में बताई गई है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट में बी कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। जैसे कि अभी हमारे इसके
मेरिट्स में बोला गया था कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और सोशल इंटरेस्ट है वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अजम्पशन ऑफ एडम स्मिथ दैट इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट आर नॉन कन्फ्लिक्टिंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है जैसे एडम स्मिथ ने बोला कि कभी कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट भी कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम कभी चाहेंगे कि नहीं, ठीक है, जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट होता है वो चाहता है कि वो स्मोक करे, ठीक है, अगर उसको अच्छा लगता हो तो। लेकिन क्या हो सकता है, जो उसमें स्मोकिंग है वो उसके लिए ना खराब हो, उसको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन वो क्या है, जो सोसाइटी में वो रह रहा है, जहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहा है, वहाँ पे क्या हो, उनके हेल्थ पे वो चीज़ें गलत इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, उनको वो चीज़ नहीं पसंद आ सकती है, तो वो चीज़ क्या होती है, कन्फ्लिक्टिंग का पार्ट हो सकती है हमारे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, वेल्थ डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन हमारा क्या है, हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1819। ठीक है, जो उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वो कब पब्लिश्ड हुई थी, 1819 में। डेफिनेशन क्या है उसका, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and within the use of material requisites of well-being. ठीक है, जो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में लिखी थी, इसने क्या, इन्होंने क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो एक अपनी पूरी लाइफ चलाने के लिए, एक ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, मतलब एक ऑर्डिनरी जो सिंपल लाइफ होती है उसको चलाने के लिए वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, सोशल एक्शन या उसके इंडिविजुअल एक्शंस होते हैं, जो भी वो मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान जुटाने के लिए, वो इन चीज़ों को लेने के लिए, इन चीज़ों से डील करने के लिए वो एक क्या एक्शन लेता है, सोशल एक्शन या उसके इंडिविजुअल एक्शन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इन्होंने ये बोला है। और जो एडम स्मिथ की हमारी थ्योरी थी वो उन्होंने सिर्फ वेल्थ पे ही क्या किया था, फोकस किया था, लेकिन इन्होंने वेल्थ को सेकंड नंबर पे रखा है और वेलफेयर को पहले नंबर पे रखा है। ठीक है, कि एक मैन का वेलफेयर कैसे हो सकता है और वो एक अपने वेलफेयर के लिए क्या क्या करता है, एक उसकी ऑर्डिनरी लाइफ को इन्होंने समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अपने बुक में यही बोला था इन्होंने। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सिंपल एंड एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और जिसको हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्शल्स डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स डील विथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ वेल्थ जनरेशन एंड वेल्थ स्पेंडिंग। ठीक है, इनकी जो मार्शल्स की डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है और क्लियर है। उन्होंने आराम से यही बोला है कि इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, एक ह्यूमन एक्टिविटी जो वेल्थ जनरेशन, वो एक पैसा कमाने से लेके एक पैसा खर्च करने तक के लिए वो क्या करता है, वो कौन से काम करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ना कि पैसे को स्टडी करते हैं। ठीक है, ना कि वेल्थ को। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज़ मैन नॉट वेल्थ। ठीक है, इन्होंने सब्जेक्ट मैटर क्या दिया है, पहले इन्होंने फोकस मैन पे किया है, वेल्थ पे नहीं किया। ठीक है, पैसों पे नहीं किया है। इन्होंने इकोनॉमिक्स का मेन फैक्टर मैन को बताया है, पैसे को नहीं, वेल्थ को नहीं। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर डेफिनेशन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी मैन काइंड नॉट द वेल्थ। ठीक है, इन्होंने अपने इस डेफिनेशन में बताया है कि हमें इकोनॉमिक्स में एक इंसान को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैन की एक्टिविटीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, ना कि वेल्थ, पैसे को पढ़ना ज़रूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन वेलफेयर, उनके वेलफेयर के बारे में पढ़ना, उन्होंने पैसे कमाने से लेके पैसे खर्च करने तक के लिए क्या क्या काम किए हैं और उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। तीसरा है हमारा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऑर्डिनरी, वो एक नॉर्मल दिनचर्या, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो क्या करता है, हमें उसको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में। According to Marshall, economics is the study of mankind in ordinary business of life. Ordinary business of life includes those human activities which are concerned with production, consumption, exchange and distribution of wealth. ठीक है, उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स में हमें एक ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो एक प्रोडक्शन करता है, कंज्यूम करता है, एक्सचेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उन सब की एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, ना कि वेल्थ के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इसमें बोला गया एक मटेरियल वेलफेयर को इसमें क्या होता है ये उसी का साइंस है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट स्टडीज दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग। मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग मतलब होता है कि रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए वो क्या क्या करता है, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दिन भर में कितना कमाता है, कितना खर्चा करता है, कितना बचाता है, उन सब एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट. It is a science because it studies the principles of human life in a systematic manner. It is an art. ठीक है, इन्होंने पहले बोला कि ये साइंस क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में क्या करता है, पूरा स्टडी करता है, मतलब शुरू से आखिरी तक। जैसे साइंस में हम लोग करते हैं एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बड़ी चीज़ तक सब कुछ क्या करना है, स्टडी करना, तो इसीलिए इसको साइंस बोला गया है। और ये आर्ट क्यों है, बिकॉज इट सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू अटेन ह्यूमन वेलफेयर। ये आर्ट इसलिए क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स अगर पढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या करता है, उसके सजेशंस भी देता है कि इनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे हर के मेरिट्स होते हैं वैसे इसके भी मेरिट्स थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या थे, डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, इनके क्रिटिसिज्म भी है, मतलब इनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब कुछ लोगों ने इसकी बुराई की है। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ ह्यूमन साइंस नॉट ओनली अ सोशल साइंस। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि ये ह्यूमन साइंस है। ठीक है, सिर्फ सोशल साइंस नहीं है। Professor Marshall has limited the scope of economics as social science only. Professor Robbins established the economics is a human science and not only a social science. जो हमारे प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने क्या कर दिया था, एक इकोनॉमिक्स को सिर्फ सोशल साइंस तक, मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए और पब्लिक के वेलफेयर तक के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, लिमिट कर दिया था। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स हैं उन्होंने क्या किया, इसकी एक नई डेफिनेशन दी और इन्होंने बोला कि ये एक ह्यूमन साइंस भी है। ठीक है, लोगों को भी पढ़ता है और ये सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया था। टू कोरिलेट इकोनॉमिक्स विथ ह्यूमन वेलफेयर इज़ अनजस्ट। ठीक है, मतलब एक इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक ह्यूमन बिहेवियर वेलफेयर से कोरिलेट करना ये अनजस्ट है। ठीक है, मतलब एक सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। एवरी एक्टिविटी मस्ट बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स वेदर इट हैज़ एनी रिलेशनशिप विथ ह्यूमन वेलफेयर और नॉट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हर चीज़ को एक ह्यूमन वेलफेयर से कि उनकी अच्छाई, रोटी कपड़ा मकान कैसे जुड़ सकता है उससे जोड़ा था। लेकिन जो हमारे रॉबिन्स हैं उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए नहीं भी होती है लेकिन वो एक्टिविटी हो रही है, वो काम हो रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको काउंट नहीं करते, इसलिए ये अनजस्ट है। ठीक है, सही नहीं है। इकोनॉमिक्स इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही न्यूट्रल है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो बहुत ही न्यूट्रल है। ठीक है, उसका कोई भेदभाव नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में बी गुड और बैड बट इकोनॉमिक्स हैज़ नो रिलेशनशिप विद दैम। ठीक है, उसने बोला है वो अपना उसका जो काम है वो काम करता है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमिक्स को। ठीक है, वो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, चाहे अच्छा हो तो भी वो अपना रिजल्ट देगा, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, और बैड हो तो भी वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, उससे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन नैरोड। ठीक है, उन्होंने भी बताया है कि जो स्कोप है, आपने जो इकोनॉमिक्स का स्कोप दिया है वो बहुत ही नैरो दिया है। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशंस हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स ओनली द मटेरियल, नॉर्मल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद इन द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक्सक्लूड ऑल द नॉन मटेरियल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसने वही चीज़ें सिर्फ इंक्लूड की हैं जो कि इकोनॉमिक वे में हो। ठीक है, एक जो मैन जो कमाता है अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ को देखा है, लेकिन इन्होंने नॉन मटेरियल एस्पेक्ट सारे छोड़ दिए, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम या जो नॉन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी एक इंसान करता है वो सब इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है।
फिर इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ प्योर और पॉजिटिव साइंस। ठीक है, वेलफेयर थ्योरी के हिसाब से क्या गया, इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस बोला गया है। ठीक है, जो एक चीज़ पर्टिकुलरली चीज़ को क्या करता है, स्टडी करता है। लेकिन रॉबिन्स ने बोला है कि ये एक पॉजिटिव साइंस है, प्योर साइंस है। ठीक है, जो हर कुछ स्टडी करता है, चाहे उसके बैड एस्पेक्ट्स हो चाहे उसके गुड एस्पेक्ट्स हो। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन हमारा है स्केयरसिटी डेफिनेशन। स्केयरसिटी डेफिनेशन का हमारा मतलब क्या है, बुक्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1932। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा 1932 में उन्होंने लिखा था। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन्स बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इन्होंने बताया था कि द साइंस जो एक ऐसा साइंस है इकोनॉमिक्स, जो कि क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। किस चीज़ से स्टडी करता है, कि उसके पास जो रिसोर्स है, कम रिसोर्स है, और उसके जो बहुत सारे यूजेस हैं, उससे क्या करता है, वो उसको स्टडी करता है। जैसे कि आज हमको 100 रुपये मिले और हमको बोला गया 100 रुपये में तुम्हारी जो जो चीज़ें दिन भर तुम्हें खाना है। ठीक है, तो अब हम उस दिन भर में क्या खाएंगे, एक पिज़्ज़ा तो नहीं मंगा लेंगे 100 रुपये का। हम क्या सोचेंगे कि दिन भर हमें भूख लगेगी, हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारा पेट भी भर जाए और वो 100 रुपये में हम दिन भर खा भी लें। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रिसोर्स कम है, पैसे कम है, लेकिन उसके हमारे पास यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या करता है, ये स्टडी करता है। इंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स यहाँ पे। ठीक है, मतलब लोगों की इच्छाएं हैं, मेरे पास 100 रुपये है, लेकिन हम क्या सोचेंगे, पिज़्ज़ा भी खा ले, कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको हम सेटिस्फाई करते हुए उस रिसोर्स का कैसे यूज़ करते हैं, उसी चीज़ की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर स्टडी और साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, स्केयर्स मीन्स का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज है, वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब एक बंधी हुई है कि 1 किलो है तो 1 ही किलो रहेगा, वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि हमें 2 किलो काम है तो 2 किलो नहीं आ जाएगा, 1 ही किलो रहेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज़ मतलब सब्सटीट्यूट। ठीक है, हमें 100 रुपये दिया गया, हमें स्केच और मार्कर दोनों का काम था। ठीक है, लेकिन हमको क्या गया, मेरी मम्मी ने 50 रुपये दिया और बोला कि अब इसमें से तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो। ठीक है, अब तुम्हें 50 रुपये दे रहे, तुम्हें मार्कर खरीदना है, स्केच खरीदना है, पेन खरीदना है, जो अब हम देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा नीड किसकी है, अभी हमें पेन की नीड है तो हम पेन खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि कम चीज़ें लेकिन उसके यूज़ बहुत सारे हैं, तो उस यूज़ में से हम बेस्ट यूज़ क्या करते हैं उस चीज़ का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केयरसिटी डेफिनेशन। ठीक है, पहला है हमारे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं उनकी स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस, इट स्टडीज ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ ऑल द पर्सन वेदर दे लिव इन सोसाइटी और नॉट। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अमंग डिफरेंट वांट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन। ठीक है, रॉबिन्स के तरफ से ये बोला गया था कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस है। ठीक है, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी हर पर्सन की, हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, स्टडी करता है, चाहे वो सोसाइटी के हों या सोसाइटी के ना हो, मतलब गरीब अमीर रिलीजियस कास्ट ये सबसे मतलब नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अमंग डिफरेंट वांट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है हर पर्सन की क्या होती है, जो चॉइस करने की, एक मिनट। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है जो हर पर्सन होते हैं उसके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, गरीब, किसी भी रिलीजन से हो या कास्ट से हो या कहीं से भी वो बिलोंग करता हो। ठीक है, सबके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और वो क्या चीज़ें चुनता है वो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इक्वली इम्पॉर्टेंट बोला गया है हर पर्सन के लिए। डेफिनेशन इज एनालिटिकल। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशन है वो एनालिटिकल है। कैसे, रॉबिन्स डेफिनेशन इज एनालिटिकल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मेन्स एक्शंस आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स विथ ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है, उनका एनालिटिक्स है, क्योंकि एनालिटिकल है क्योंकि उन्होंने जितने भी मेन हैं, सारे मेन्स
वुमेन्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, उनके एक्शंस को स्टडी करने में इंक्लूड किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसमें बांटा है कि चॉइस मेकिंग में ही हम उनको क्या करेंगे, जज करेंगे, ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे कि वो एक उनको चीज़ दी जाएगी और उसके जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो उसमें से क्या चूज़ करते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, जैसे कि हमने बताया था कि जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने बोला था वो नॉर्मेटिव साइंस है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये पॉजिटिव साइंस है। तो कैसे पॉजिटिव साइंस है ये देख लेते हैं। According to Robbins, economics is a positive science because it is a neutral between ends. Economics has no relationship with ends, whether they are goods or bad, just or unjust, ठीक है। रॉबिन्स ने बोला ये एक पॉजिटिव साइंस है, ठीक है, ये जो भी इसका एंड है ये वहाँ तक जाता ही जाता है, ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा ही पूरा करता है, इसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब है चाहे अच्छा है, ठीक है, जस्ट हो या फेयर हो या अनफेयर हो, ठीक है, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है और रिजल्ट देता ही देता है, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी पर्सन और एनी इकोनॉमी एट एनी टाइम, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब हम इसको कहीं भी किसी भी पर्सन पे किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है वो देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ स्केयरसिटी डेफिनेशन, पहला, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ unnecessarily been winded. According to Robbins, economics is a human science. He has unnecessarily winding the scope of economics by including study of activities of those persons who are living outside the society, even if their activities have no relationship with wealth, ठीक है। इनको बोला गया है कि इन्होंने मतलब एक अननेसेसरी चीज़ जो है उनको भी क्या कर दिया है, जोड़ दिया है इससे। जैसे कि जो लोग हमारे सोसाइटी से बाहर रहते हैं, जिनकी एक्टिविटी का वेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन उनकी वेल्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनकी वेल्थ नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उन लोगों की एक्टिविटी को भी और अपने सोसाइटी के बाहर के लोगों को भी इंक्लूड किया है, ठीक है, ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा है हमारा नैरोएस ऑफ डेफिनेशन, इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है वो बहुत नैरो दी है, बहुत छोटी दी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बट इन सम केसेज इवन द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज में ऑल्सो क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इकोनॉमिक डिप्रेशन, कॉज अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। प्रोफेसर रॉबिन्स डिड नॉट कंसिडर दिस प्रॉब्लम इन हिज डेफिनेशन, ठीक है। रॉबिन्स ने ये तो बताया है कि को जो रिसोर्स की कमी होती है उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो जाते हैं तब भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आती है। जैसे जब हमारे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अचानक से कुछ भी आ जाएगा, तो उन्होंने ये चीज़ें अपने डेफिनेशन में क्या की है, मेंशन नहीं की है, ठीक है। तीसरा है हमारा डिस्टिंक्शंस बिटवीन एंड एंड मीन्स इन कन्फ्यूजिंग। रॉबिन्स हैज़ नॉट वेल एक्सप्लेन द वर्ड्स एंड्स एंड मीन्स, ठीक है। रॉबिन्स ने उन्होंने जो एक एंड का मतलब उन्होंने क्या किया, अच्छे से डिफाइन नहीं किया अपने थ्योरी में, ठीक है। In fact, there may be many things which are ends at one time and means at other times, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है कि एक बार में इंड का मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कभी कुछ और मतलब होता है तो कभी कुछ और मतलब होता है, लेकिन उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इंड का क्लियर मतलब नहीं बताया है हमें, ठीक है। चौथा है हमारा फ्रेजेस ऑफ स्केयर्स मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस आर unnecessary. Most probably all means are scarce and have alternative uses, therefore the use of such phrases is not necessary, ठीक है। उन्होंने जो बताया है हर स्केयर्स रिसोर्स का जो अल्टरनेटिव यूज़ है हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन इनका मानना ये है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्केयर्स हैं, कम है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो भी ये पढ़ रहे हैं, तो ये एक उनका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। फिफ्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज इनहेरेंट इन डेफिनेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज इनहेरेंट इन डेफिनेशन।
critic says that the concept of welfare is inherent in the problems of choice making because basic motive of choice making is based on maximize satisfaction of welfare. ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला था वेलफेयर से मतलब नहीं होता, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है इसमें क्या है, वेलफेयर तो आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये बताया गया, जो इन्होंने चॉइस मेकिंग में प्रॉब्लम बताई है, तो चॉइस मेकिंग लोग क्यों करेगा? चॉइस मेकिंग तो तभी ना करेगा जिससे उसकी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पूरी होती हो। तो इसमें तो वेलफेयर आ ही गया कि लोग अपने वेलफेयर के लिए क्या करता है, तो लोग अपने वेलफेयर के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो चीज़ चूज़ करेगा, तो वेलफेयर इनहेरेंट है। लेकिन इन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म है और क्रिटिस्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारी है वॉल्टनेस थ्योरी। ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन। ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन में क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन्स बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं, जिसमें क्या है, कोई भी जहाँ पे उसकी वांटलेसनेस मतलब जो उसकी इच्छाएं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। वांटलेसनेस मीन्स ठीक है, वांटलेसनेस मीन्स क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वांट्स टू जीरो वांट्स लेवल। ठीक है, कि जो उसकी इच्छाएं हैं वो एक एक इच्छा को सेटिस्फाई करके वो एक अपने इच्छाओं को क्या करे, जीरो लेवल तक ला सके, जहाँ पे उसकी इच्छाएं पूरी ख़त्म हो सके। तो ऐसा होता है या नहीं होता है, यही हम लोग वांटलेसनेस डेफिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांटलेसनेस डेफिनेशन, पहला है परफेक्ट हैप्पीनेस एट द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस, जहाँ पे हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी वहाँ पे तो हमें पूरी तरीके से खुशी मिल जाएगी। ठीक है, प्रोफेसर मेहता अज्यूम दैट वांट इज़ अ कॉज ऑफ पेन्स एंड डिस्टर्बेंस इन माइंड्स। ठीक है, जो हमारी चाहत होती है वही हमारे क्या होते हैं, मतलब पेन्स, जो हमारे दर्द या हमारे जो माइंड में हमेशा डिस्टर्बेंस चलता है, हम परेशान रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो। Therefore, he advocate the phenomenon of minimum possible wants. Lesser the number of wants we have, lower will be the level of pains and disturbance in we get. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, कोशिश किया है कि हम क्या कर सके, एक जो ह्यूमन है उसके वांट्स को कम कर सके। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि जितना वांट्स कम होगा, जितनी उनकी चाहतें कम होगी, उतना वो क्या होंगे, उनको दर्द कम होगा और वो डिस्टर्ब्ड कम रहेंगे। ठीक है, तो उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो क्या है, लोगों की इच्छाएं कम करना चाहते हैं, जितना कम से कम वो कर सकें। हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें बोला गया है कि लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स कि लोग खुश रहे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता, हैप्पीनेस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन इज़ इन द पोजीशन ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड एट द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, उनका ये मानना है कि लोग खुश तभी हो सकता है जब उसकी सारी चाहतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और जहाँ पे उसकी कोई चाहत ना हो और वो एकदम अपने माइंड से सेटिस्फाइड हो जाए, उसके माइंड को जो चाह, उसके दिमाग को जो चाह रहा था वो उसको मिल जाए। ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और यही हमारी इकोनॉमिक्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने ऐसा बोला है। वांटलेसनेस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने इसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस बताया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता, मैन शुड ट्रेन हिज माइंड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इम्यून टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, प्रोफेसर मेहता के अकॉर्डिंग मैन ने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया होता है ताकि वो क्या कर सके, बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनसे क्या कर सकते, लड़ सके। ठीक है, उनकी सुन सके। फॉर द पर्पज़ नो स्ट्रेस और नो स्ट्रेंस और नो प्रेशर शुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब माइंड, ताकि क्या हो सके, कोई भी चीज़ें उनको डिस्टर्ब, उनको स्ट्रेस्ड और उनको क्या कर सके, डिस्टर्ब या उनको पेन ना पहुंचा सके। ठीक है, उनका ये मानना है। ठीक है, मतलब कि वांटलेसनेस की अगर उसकी चाहत ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या कर सकेगा, अपनी बाहर की जितनी भी बातें हैं उनको सुन सकेगा, उनको सुन के उनको पूरा कर लिया। जब उनको पूरा कर लिया तो बाहर की कोई ऐसी बातें ही नहीं है जो कि उनको स्ट्रेस, पेन और ये सब क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके। ठीक है,
फिर है इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? अप्रोच ऑफ प्रोफेसर मेहता इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज नो पर्सन कैन अचीव द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ टुडे। ठीक है, जो प्रोफेसर मेहता का एक अप्रोच है, जो उन्होंने अप्रोच लगाया है चाहत ख़त्म करने वाला, वो अप्रोच उनका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो आजकल के रोटी कपड़ा मकान का जनरेशन चल रहा है, रिक्वेस्टिक स्टेज चल रहा है, उसमें कोई भी इंसान पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, अपनी इच्छाओं को ख़त्म नहीं कर सकता। प्रोफेसर मेहता कॉन्सेप्ट इज़ फिलोसफिकल। ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरी तरीके से फिलोसफिकल बोला गया है, मतलब सिर्फ कहने वाली बातें हैं। ठीक है, उनको कभी भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। द डेफिनेशन इज़ नाइदर फिजिबल नॉर डिज़ायरेबल विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट डे डेवलपमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो भी आजकल के डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा इकोनॉमिक्स हो गया कि हम लोग हर चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हैं कि अकेला इंडिविजुअल भी अपने आप को दिन पे दिन क्या कर रहा है, डेवलप्ड ही कर रहा है। तो उस दौरान तो ये चीज़ें कभी भी आज तक पॉसिबल नहीं होंगी कभी भी ज़िंदगी में कि लोग पूरी तरीके से वांटलेसनेस स्टेज में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है हमारा? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वन ऑब्टेन्स अ शेयर इन व्हाट other people have produced and of how the total products of society change and is determined। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, मतलब हमारी सोसाइटी क्या है, बहुत ही सिविलाइज्ड है। हम कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उससे लोग दूसरों से शेयर करते हैं, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। ठीक है, यही सब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ human behavior which is concerned with changes and growth in means in relation to growth। ठीक है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है? इकोनॉमिक मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं ग्रोथ के लिए, या अपने लोग ग्रोथ करने के लिए जो भी चेंजेस कर रहा है, या जो भी हमारे सोसाइटी में चेंजेस चल रहे हैं, उस रिलेशन से क्या करता है, उसकी स्टडी करता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबिन्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सैमुअलसन दैट हैव वांट्स आर अनलिमिटेड while the resources to satisfy these wants are limited and that to have alternative uses। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, रॉबिन्स और जो सैमुअलसन है इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, क्योंकि इन्होंने भी यही बोला है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं और जो लोगों के वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड है और उनको जो सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड चीज़ में भी क्या है, उनके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो ये एक सिमिलैरिटी बताई गई है रॉबिन्स और सैमुअलसन में। ठीक है, Samuelson has made this definition dynamic by including time element and economic development in it। ठीक है, सैमुअलसन ने क्या किया है, अपने डेफिनेशन को डायनेमिक बनाया है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि चेंजेस के साथ क्या हो, ये भी चेंज हो सके। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा एलिमेंट इसमें बन दिया है चेंजेस का। ठीक है, कि ये डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, अगर लोग आज और डेवलप करना चाहेगा तो उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने एक चेंज का भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, इस वजह से इनका जो थ्योरी है, इनका जो डेफिनेशन है वो डायनेमिक है। ठीक है, Samuelson definition is more elaborative. It includes all the economies within the purview of economics, even the barter economic where medium of exchange is commodity and not money। ठीक है, सैमुअलसन का जो डेफिनेशन है वो बहुत इलेबोरेटिव है, मतलब हम इसको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या किया है, एग्जामिन किया है, चाहे वो आज की जनरेशन हो, चाहे वो प्रेजेंट की जनरेशन हो, चाहे फ्यूचर की हो, चाहे पास्ट की हो। ठीक है, उन्होंने आज को भी इंक्लूड किया है, उन्होंने फ्यूचर के चेंजेस को भी इंक्लूड किया है, और जो पास्ट में बार्टर सिस्टम थे जिस यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं था, जहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमोडिटी था, उन्होंने उस चीज़ों को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है,
तो यहाँ तक क्या था, हमने सारे जो डेफिनेशंस है वो पढ़ लिए। अब डेफिनेशंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ इन डेफिनेशन, मार्शियल एंड रॉबिन्स बोथ हैव एडमिटेड दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ एंड स्टडीज़ मैन एंड हिज एक्टिविटीज़, ठीक है। जो मार्शियल है और रॉबिन्स, इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही ने ये एडमिट किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की स्टडी है, ठीक है, साइंस का खजाना इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टडीज़ मैन, और ये दोनों ही क्या करते हैं, मैन को स्टडी करते हैं, एंड हिज एक्टिविटीज़, और उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, स्टडी। जैसे हमने दोनों की थ्योरी में पढ़ा था कि जो क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, इकोनॉमिक्स क्या है, खजाने का साइंस है, ठीक है। और इसमें हम लोग मैन और उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेल्थ विच इज़ स्केयर्स इन द डेफिनेशन ऑफ मार्शल एंड स्केयर्स रिसोर्स इज इन डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। जो मार्शल और रॉबिन्स हैं उन दोनों ने ये बताया कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं और उनके जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। The phrase maximize satisfaction used by Robbins has similar meaning as the word welfare used by Marshall, ठीक है। मार्शल और रॉबिन्स में ये चीज़ भी बहुत सिमिलर थी कि उन दोनों ने ये वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन ऑफ वेलफेयर। इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है, ठीक है। हम अपने वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो भी हमारे सेटिस्फैक्शन ही पूरा होगा, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब तो उसके जितने भी वांट्स हैं उन सबको क्या कर सके, वो पूरा कर सके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स के स्कोप को कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ ह्यूमन साइंस और सोशल साइंस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स और लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग ये चार चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, ठीक है। मेन मतलब ये किस चीज़ पे फोकस करता है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सबसे पहले तो ये एक बात बोलता है कि जो हमारे वांट्स है, जो एक इंडिविजुअल, जो ह्यूमन बींग्स के वांट्स है, मतलब चाहत है, वो अनलिमिटेड है, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। मीन्स टू सेटिस्फाइड दैम आर लिमिटेड, और जो हमारे वांट्स है, जो हमारी चाहते हैं, वो उनको जो पूरा कर सके, जो चीज़ें उनको पूरा कर सके, वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है। एवरीबडी परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच ब्रिंग्स हिम वेल्थ, ठीक है। हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, ठीक है, किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो काम जिसमें हमें पैसा मिल सके, ठीक है। हम अगर टीचिंग कर रहे हैं, अगर हमें उस चीज़ का पैसा मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम अपने घर के ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसका पैसा हमें नहीं मिल रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि हर लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी है, जिससे वो क्या करता है, वेल्थ मतलब पैसे कमाता है, ठीक है। वेल्थ इज स्पेंड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, और उसी पैसे को वो किस चीज़ में खर्चा करता है, वो खर्चा करता है ताकि वो अपने वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, पूरा कर सके, अपनी चाहतों को क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। आज मेरी चाहत है कि आज हम कुछ एक स्कूटी खरीद ले, ठीक है, तो हम पहले कुछ साल उसके लिए पैसे कमाएंगे, फिर जाके उस चाहत, एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए हम वो सारी वेल्थ क्या करेंगे, उस चीज़ में खर्च करेंगे, ठीक है। Wants arise against more efforts are done, more satisfaction and the process goes on, ठीक है। आज हमने स्कूटी परचेस कर ली, फिर कल मेरा मन करेगा यार कार, फिर हम उस पे के लिए एफर्ट करेंगे, फिर हम कार खरीद लेंगे, फिर मेरा कुछ और मन करेगा। तो वांट्स हमेशा जनरेट होती रहती हैं, उसके लिए एफर्ट्स हम हमेशा करते रहते हैं और यही प्रोसेस फिर से चलता रहता है, ठीक है। वांट्स एफर्ट सेटिस्फैक्शन, वांट्स एफर्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हेंस इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द कंटिन्यूअस सर्कल ऑफ वांट्स एफर्ट्स एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसी चीज़ की स्टडी करते हैं, जो एक हमारा सर्कल चार्ट जो हमने ऊपर बनाया है उसी की स्टडी करते हैं कि पहले लोगों की चाहत क्या है, उसके लिए लोगों ने एफर्ट क्या किया, फिर उसको सेटिस्फाइड कैसे किया, फिर सेटिस्फैक्शन के बाद उसकी नई वांट्स क्या है, ठीक है।
दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स इज़ ह्यूमन साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन साइंस है या सोशल साइंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ वेल बीइंग। इट डज नॉट स्टडी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द एक्टिविटीज ऑफ दोज सेंट्स हु आर लिविंग इन माउंटेन्स और इन फॉरेस्ट। हेंस अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस का मतलब क्या, मार्शल ने बताया था ना कि एक ऑर्डिनरी अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपनी लोग इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या एक्टिविटी करता है, हम सिर्फ उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने अपने कहीं भी डेफिनेशन में ये इंक्लूड नहीं किया था कि जो सेंट्स होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो माउंटेन्स पे या जो फॉरेस्ट में जा के बसे हैं, उन लोगों की एक्टिविटीज़ को इसने कहीं भी इंक्लूड नहीं किया था। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल ये उनके तरफ से ये पूरी तरीके से क्या है, सोशल साइंस है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारी नेशनल इनकम में जुड़ती हैं उन्होंने उस चीज़ों को इंक्लूड किया था, इसलिए उनके लिए क्या है, ये सोशल साइंस है, ठीक है। According to Robbins, there is no difference in the nature of human behavior of person either living in society or outside the society because the economic problem is equally important to all of them. Thus, the activities of these person cannot be excluded from the study of economics. Hence, according to Robbins, economics is a human science and not only a social science. जैसा कि रॉबिन्स ने बताया था कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट करते हैं, चाहे वो इस सोसाइटी का हो, चाहे वो माउंटेन्स में रहने वाला हो, चाहे फॉरेस्ट में रहने वाला हो। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब के लिए इक्वली होती है और सबकी प्रॉब्लम को स्टडी करना इकोनॉमिक्स का काम होता है। इसलिए उनके लिए जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन साइंस है, सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, ठीक है। तो मार्शल के अकॉर्डिंग ये सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भी लोग जो एक्टिविटी करते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पढ़ते थे। और रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये ह्यूमन साइंस है। क्यों? क्योंकि ये रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी जो संत महात्मा जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को ये स्टडी करते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि सब की प्रॉब्लम्स क्या है, एक जैसी हैं, सब के लिए प्रॉब्लम्स इक्वली आती हैं और उनसे उनको निकलना खुद ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए इनके लिए सोशल साइंस है, उनके लिए ह्यूमन साइंस, इनके लिए ह्यूमन साइंस है, उनके लिए वो सोशल साइंस था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। हम लोग अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को देखें तो क्या होता है, साइंस रिफर टू अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स विच डेवलप्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि साइंस में हम लोग जानते हैं कि हमें एक नॉलेज या जो भी फैक्ट्स होते हैं वो हमें एक सिस्टमाइज तरीके से मिलते हैं, ठीक है, पूरे अरेंज्ड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग किस चीज़ से रिलेट करते हैं, हम लोग उसको कॉज और इफ़ेक्ट से, चीज़ें हुई और क्यों हुई और फिर उसका इफ़ेक्ट क्यों आया, उस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अ सब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड साइंस इफ, ठीक है, हम लोग इस सब्जेक्ट को साइंस मानेंगे अगर साइंस इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ये एक सिस्टमाइज्ड बॉडी होता है नॉलेज का। हम लोग इसको साइंस क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में भी एक जो नॉलेज होती है, फैक्ट्स होते हैं, वो हमें सिस्टमाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि कॉज, अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। हम लोग इसलिए इसको साइंस बोलते हैं। ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। साइंस के जो भी लॉज होते हैं वो हर जगह क्या होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी जो भी लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली क्या होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको साइंस बोलते हैं। इट इज़ अ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें वो आएंगी हमारे पास, हम उसको क्या कर सकें, मेज़र आराम से कर सकते हैं, जैसे हम लोग साइंस में करते हैं। इट हैज़ एबिलिटी टू फोरकास्ट, और इकोनॉमिक्स के पास ये भी एक एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, फ्यूचर को भी देख सके, उसको भी क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस बिकॉज, अब इकोनॉमिक्स साइंस है क्यों, ठीक है। हमने साइंस के ऊपर सारे फीचर्स देखे, अब इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है क्यों। इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स related with both micro and macroeconomics are systematically collected, classified, analyzed। क्यों? क्योंकि ये भी हमें एक सिस्टमाइज्ड फॉर्म में नॉलेज मिलता है, चाहे वो माइक्रो का हो चाहे मैक्रो का हो, और फिर हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और फिर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है।
It develops relationship between cause and effects. For example, due to increase in price of the commodity, the demand of commodity decreases. ठीक है, इसमें हम लोग कॉज और इफेक्ट भी देखते हैं कि अगर ये चीज़ हुआ तो इसका इफेक्ट क्या आया। जैसे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उस दाम के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ते हैं। All the laws in economics are universally accepted like law of demand, law of supply etc. ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के भी लॉज हैं उसको क्या किया गया है, पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब। ठीक है, इकोनॉमिक्स हैज़ ए स्केल ऑफ मेजरमेंट, इट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स को भी क्या करते हैं हम लोग, पैसे के टर्म्स में मानते हैं। जैसे कि हर चीज़ का मेजरमेंट स्केल होता है, तो इसका मेजरमेंट स्केल क्या है, मनी। ठीक है, इट कैन मेक फ्यूचर प्रिडिक्शंस। हम लोग इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, however it is to be noted that economics is not a perfect science। ठीक है, this is because, लेकिन इसमें ये भी बोला जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो परफेक्ट साइंस नहीं है। क्यों? इकोनॉमिक्स डोंट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, जैसे साइंस होता है, साइंस में हमारा क्या होता है, हर चीज़ के लिए एक ही ओपिनियन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही ओपिनियन हर इवेंट के लिए नहीं होता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन विच इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मैटर जो होता है इकोनॉमिक्स का, वो इकोनॉमिक बिहेवियर होता है मैन का। ठीक है, मैन क्या काम कर रहा है अपनी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, विच इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल, जो कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अब इकोनॉमिक्स को आर्ट क्यों बोला गया है, इसको आर्ट्स इसलिए बोला गया है, आर्ट्स रिफर्स टू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी आर्ट्स होता है वो हमें क्या करता है, जो भी प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन होती है नॉलेज का, जैसे कि हमें नॉलेज बहुत है, अब हमें उसको प्रैक्टिकल मतलब एक रियल लाइफ में उसको कैसे अप्लाइड करना है, ये चीज़ें हमें आर्ट्स बताता है। ठीक है, तो आर्ट्स हमें इसी तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या करता है, मदद करता है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट्स एज इट गिव्स अस प्रैक्टिकल गाइडेंस टू हेल्प सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इकोनॉमिक्स को भी आर्ट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका हमें इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, जैसे हमें पता चलेगा कि अगर इस चीज़ के दाम बढ़ गए हैं तो उसको कम करें, ताकि ये गरीब भी ज़्यादा कंज्यूम करता है तो गरीब के लिए चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसके दाम ना बढ़ाए जाए। तो इस तरीके से क्या करता है, इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। Science lays down principles whilst arts puts these principles into practice. Unlike science which is theoretical, art is practical। ठीक है, साइंस हमें क्या दे देता है, सारे प्रिंसिपल्स दे देता है, फिर आर्ट्स क्या करता है, उन सारे प्रिंसिपल्स को हमसे अप्लाइड कैसे करना है ये बताता है। ठीक है, उसी तरह क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक्स भी है वो भी क्या है, नॉलेज भी है और उसमें प्रैक्टिकल अप्लायंसेस भी है। ठीक है, जैसे साइंस हमारा थ्योरेटिकल है और आर्ट हमारा प्रैक्टिकल है, उसी तरह हमें इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग इसको आर्ट्स एज वेल एज साइंस बोथ बोलते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, इट कंसीडर्स एग्रीगेट्स एंड होमोजीनस बट इंडिविजुअल डेटा में नॉट बी सिमिलर। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही एग्रीगेट्स, मतलब एक चीज़ है कोई पर्टिकुलर, उसके बहुत एग्रीगेट्स के रिजल्ट बताएगा, सबके साथ में रिजल्ट बताएगा। ठीक है, इसमें हमें किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल डाटा हमें कलेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब हम चाय पत्ती पढ़ेंगे तो जितने लोग भी चाय पत्ती यूज़ कर रहे होंगे हम सबका पढ़ पाएंगे, एक पर्टिकुलर कितना चाय पत्ती यूज़ कर रहा है ये तो नहीं पढ़ पाएंगे, एक पर्टिकुलर कितना इनकम कमा रहा है ये तो नहीं हमें पता चलेगा ना। हमें नेशनल इनकम पता चलेगा, कुछ लोगों का एरिया का इनकम पता चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल का हमें इसमें नहीं पता चल पाता है। misleading. Application of economics measures seems to be irrelevant when aimed at 100% result. ठीक है, इसमें हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, इसमें हमेशा हमें लमसम में रिजल्ट मिलता है कि हम एक अंदाजे में क्या करते हैं, बताते हैं।
fallacy of deductive inference as macro deals with aggregate interpretation of individual activities may not be same। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्रीगेट में बता देते हैं कि सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो इंडिविजुअल के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, बोल दिया गया कि सारे ज़्यादातर लोग क्या है कि एग्रीकल्चर में बिजी, तो हर इंडिविजुअल के लिए सही तो नहीं होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट जो रिजल्ट आता है वो इंडिविजुअल्स के लिए कभी कभी नहीं भी सेम होता है। ठीक है, सेम नहीं भी होता है। कंसेप्चुअल एंड स्टैटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, व्हेन इंडिविजुअल डाटा हैव डिफरेंट यूनिट इट बिकम कॉम्प्लेक्स टू ड्रॉ डिसीजन। ठीक है, अगर हर इंडिविजुअल का कुछ अलग अलग डेटा हमारे पास आएगा तो हम एक रिजल्ट तक पहुंचने में क्या हो सकते हैं, नाकामयाब हो सकते हैं, हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक डिसीजन हम एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। When individual elements need to be examined separately, aggregate value cannot be used। ठीक है, जब हमें इंडिविजुअल नीड की एलिमेंट की ज़रूरत होती है कि हमें किसी इंडिविजुअल का डेटा चाहिए, तो वो हमारे पास जो एग्रीगेट डेटा होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ में। निगलेक्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, जो एक मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर है, हम लोग उसको कभी भी क्या करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते हैं। एग्रीगेट टेंडेंसी में नॉट इफेक्ट ऑल सेक्टर्स इक्वली। ठीक है, जो इसमें एक एग्रीगेट टेंडेंसी चली आ रही है कि साथ वाली, वो हर सेक्टर्स में क्या होती है, इक्वली अप्लाई हम अच्छे से इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, टू मच जनरलाइजेशन, conclusion drawn from macro is generally taken for all individual which is not always true। ठीक है, जो भी हम कंक्लूजन मैक्रो इकोनॉमिक्स में निकालते हैं वो हर इंडिविजुअल का एक साथ निकालते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ लिमिटेशंस। अब हमारे एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। According to Marshall, advantages of the study of economics may broadly be divided into two parts as follows। ठीक है, मार्शल के हिसाब से जो भी हम इसके एडवांटेजेस होते हैं वो दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी होता है हमारा थ्योरेटिकल एडवांटेजेस, दूसरा होता है हमारा बिहेवियरल एडवांटेजेस। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला है हमारा थ्योरेटिकल एडवांटेजेस। थ्योरेटिकल एडवांटेजेस हमारा क्या होता है, पहला हमारा थ्योरेटिकल एडवांटेजेस। थ्योरेटिकल एडवांटेजेस क्या है, पहला है हमारा इसमें इंक्रीज इन नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इनेबल्स अस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स कंसर्न विद कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू स्टडी एंड एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस कंसर्न विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मेक्स आवर थिंकिंग ब्रॉडर एंड साइंटिफिक। ठीक है, जो स्टडी जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या चीज़ कंज्यूम हो रही है, क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे क्या एक्सचेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे लोग पब्लिक फाइनेंस लोग इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो हम जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज क्या होती है, बढ़ती है। और साथ ही साथ हम इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं, हमें सिचुएशन भी पता चलती है कि कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इससे हमारी जो थिंकिंग होती है वो ब्रॉडर होती है और हम ज़्यादा साइंटिफिकली सोच पाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप्स द पावर ऑफ लॉजिक एंड द यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। जो इसका एक डिडक्टिव मेथड होता है कि कोई चीज़ छूट गई है उसको अरेंज करना, फिर उसको पढ़ना, तो इससे जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो जो भी हमारा लॉजिक लगाने का सेंस होता है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन पावर होता है, एनालिसिस पावर होता है, ये सब भी क्या होता है हमारे अंदर इन्हांस होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ कॉन्साइसनेस एंड अवेयरनेस। ठीक है, इसमें हमारी जो कॉन्साइसनेस पावर होती है और जो हमारी अवेयरनेस, हम चीज़ों के प्रति क्या होते हैं, ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स स्कॉलर्स हैव टू एनालाइज डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, दे हैव टू टेक मैनी इकोनॉमिक डिसीजंस। इट डेवलप्स द पावर ऑफ कॉन्साइसनेस एंड अवेयरनेस। ठीक है, जब इन्होंने स्टडी हमारे जो हमारे
स्कॉलर्स थे, जब उन्होंने स्टडी की होगी इकोनॉमिक्स को, तो उनको बहुत सारे सिचुएशन और बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना होगा, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजंस लिए होंगे, तो उन्होंने उनकी जो पावर होगी अवेयरनेस की या कंसाइजनेस की पावर होगी वो और बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी यही होता है। फिर है हमारा बिहेवियरल एडवांटेजेस। बिहेवियरल एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब बिहेवियर जो एडवांटेजेस है उनके भी 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। एक इंडिविजुअल एडवांटेजेस है और दूसरा एग्रीगेट एडवांटेजेस है, ठीक है। इंडिविजुअल एडवांटेजेस हमारा क्या होता है? इंडिविजुअल एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आर द एडवांटेजेस दैट आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स, इकोनॉमिक प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। इंडिविजुअल एडवांटेजेस उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जैसे कि हाउस होल्ड, इंडिविजुअल जो फर्म चला रहे हों, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हों, जो इकोनॉमिक प्लानर्स हो, इन लोगों के लिए क्या होता है? बहुत हेल्पफुल होता है, उन लोगों को ये एडवांटेजेस प्रोवाइड होती है, ठीक है। एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड होते हैं उनको क्या एडवांटेजेस मिलती है? इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड हाउस होल्ड्स आर गेट फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर वो लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की तो उनको ये बेनिफिट होता है। पहला क्या है हमारा? हेल्पफुल इन गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम। उनको ये पता चल जाएगा कि जो उनकी लिमिटेड इनकम है, कम इनकम में वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अपने वांट्स को क्या से पूरा कर सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंज्यूमर इज़ दैट हिज इनकम इज़ लिमिटेड। दिस इनकम मे बी पुट टू डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस but his wants are unlimited. Economic laws and theories helps him in getting maximum satisfaction from his limited income. ठीक है, हर बेसिक हाउस होल्ड की प्रॉब्लम यही होती है कि जो उनकी इनकम है लिमिटेड है और उनकी जो इनकम है उनके भी बहुत सारे यूजेस है, उनकी चाहत भी बहुत सारी हैं। तो जब वो एक इकोनॉमिक लॉज और थ्योरीज पढ़ेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि वो अपनी इनकम को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा हेल्पफुल इन बैलेंसिंग फैमिली बजट। जो वो एक फैमिली बजट बनाते होंगे उसमें भी उनको बहुत मदद मिलेगी। अ कंज्यूमर में बैलेंस द बजट ऑफ द फैमिली विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक लॉज एंड थ्योरीज। ही मे कंट्रोल ऑल द वेस्टेज एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, जो वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते थे और जो वेस्टेज करते थे उससे वो बचेंगे। लॉस पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद वो नहीं करेंगे। फिर एडवांटेजेस टू ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो हमारे ट्रेडर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या एडवांटेजेस होगा? इंडिविजुअल ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन गेट फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला है हमारा हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक्स हेल्प अस इन फोरकास्टिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, बेटर एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स। उनको क्या हो जाएगा, आगे का समझने में मदद हो जाएगी। वो क्या कर सकेंगे, अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी जगह यूज़ कर पाएंगे और जो कंट्रोल है उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट बाय इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वो कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, प्रोडक्शन कर सकेंगे। हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। इट ऑल्सो हेल्प इन अडॉप्टिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, जो उनको एक प्राइस, अपने चीज़ों को प्राइस करने में भी क्या होगा, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को क्या कर सकेंगे, घटा और बढ़ा पाएंगे। एडवांटेजेस टू पॉलिसी मेकर्स। अब पॉलिसी मेकर्स को क्या एडवांटेजेस होते हैं? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स एंड गाइड्स द पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिक प्लानर्स इन द फॉलोइंग वेज। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंट्री आर लिमिटेड
दैट टू विथ अल्टरनेटिव यूजेस बट द नीड्स ऑफ एवरी कंट्री आर अनलिमिटेड। ठीक है, जो एक नेशनल रिसोर्स होगा, हर कंट्री के रिसोर्स क्योंकि लिमिटेड होते हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और हर कंट्री के जो चाहत होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो वो उसको एक अच्छे से यूज़ कर पाएंगे नेशनल रिसोर्स को। ठीक है, हेल्पफुल इन पब्लिक प्लानिंग, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, इट्स हेल्प इन अचीविंग नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो वो इकोनॉमिक प्लानिंग होगा वो अच्छे से कर पाएंगे, और जो उनका नेशनल ऑब्जेक्टिव होगा वो उसको भी क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। हेल्पफुल इन पब्लिक फाइनेंस, knowledge of economic laws and theories helps in formulating policies regarding taxation, public expenditure, public debt, financial administration and control. It helps in achieving maximum aggregate social welfare. ठीक है, इसमें क्या होगा, उनको जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी कर्ज है उन पे, जो फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, इन सब के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। हेल्पफुल इन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प इन इफेक्टिव रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। जो वो एक इकोनॉमी है उसको अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे और उस पर क्या होगा, कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट एडवांटेजेस। एग्रीगेट एडवांटेजेस क्या होता है? Aggregate advantages of the study of economics are the advantages that are available to the society as a whole। एक ऐसे advantages जो हमारी पूरी सोसाइटी को मिली होती है। ठीक है, पहला इसमें टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, वो भी क्या कर सकेंगे, कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। इकोनॉमिक लॉज एंड थ्योरीज हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। वो कम से कम खर्चे में क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और जो भी हमारे रिसोर्स हैं उसको अच्छे से क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। दूसरा है हमारा हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरीज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब वो ये सारे डिमांड्स, ये सारी थ्योरीज पढ़ेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट भी है हमारी, जो अलग अलग रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसको उसमें क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। यूजफुल फॉर वर्कर्स, division of labor and specialization helps in increasing workers efficiency and capability, large scale production help in increasing their income। ठीक है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर डिवीज़न करते हैं, उनके वर्क में क्या होगा, इससे बहुत ही स्पेशलाइजेशन आएगा और वो क्या कर सकेंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे हमारी नेशनल इनकम और बढ़ेगी। यूजफुल फॉर प्रोड्यूसर्स, इट हेल्प्स देम इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को भी वही प्रॉफिट होगा कि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। यूजफुल फॉर कंज्यूमर्स, इट हेल्प्स देम इन अलोकेटिंग देयर इनकम इन द मैनर दैट दे मे सेटिस्फाई देयर मैक्सिमम वांट्स। वो अपने इनकम को इस तरीके से खर्चा कर पाएंगे कि ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को क्या कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। ठीक है, डेबिट गुरु में आप सबका स्वागत है। डेबिट गुरु आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और अगर आप PSU का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इस लेक्चर्स को आराम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।